हेलो 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 हेलो। क्या? कौन सा? तूने भेजा होगा। जरा व्हाट्सएप देखा नहीं मैंने। हाँ, बहुत सारी चीजें नहीं देख पाया मैंने। अच्छा, तूने भेजा है? कब भेजा था? अच्छा। हाँ, बहुत सारे हैं। चलो मैं। कल रात में एक तो लाइव क्लास चल रही थी। थक गया था, उसके बाद फिर कुछ कुछ क्वेश्चन बना रहा था, बस दिमाग से निकल गया। करें स्टार्ट? सारे के सारे तैयार हो एकदम? क्या? चल तो रहा है? अच्छा, चलाना है। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा। ठीक है। 26 है। चालू है। पढ़ाने का मन नहीं कर रहा आज। पर पढ़ाएंगे। ठीक है भाई। मन तो ऐसे ऐसी हरकतें करता है। ठीक है, तुम्हारा तो मन करता होगा यार, फालतू में एग्जाम, क्या एग्जाम, पर करना है। यही तो है। यस, मन की मत सुनो। हाँ, आज चैप्टर लगभग लगभग एंड हो जाएगा और कल बिल्कुल ही एंड हो जाएगा। ठीक है। और नया चैप्टर कल चालू कर देंगे। चलो। तो आज का टारगेट क्लोनिंग वेक्टर होस्ट अ प्रोसेस ऑफ आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा, देखो, डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम के अंदर किसी को कोई डाउट शाउट है? पक्का? फिर हमने बात की थी वेक्टर। वेक्टर क्या थे? मॉलिक्यूलर व्हीकल। और मॉलिक्यूलर व्हीकल के कुछ प्रॉपर्टी बताए थे हमने। भाई, ओआरआई साइट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? दूसरा, सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए नहीं चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या लैक जेड जीन? मा साहब, यहां से वहां पहुंच गए। हाँ? कल से बैठाएंगे। एक्चुअल में मां साहब को सहारा लेने की आदत है। बिना सहारे के बैठ नहीं सकते। समझ में आया? हाँ। तो सहारा चाहिए, दीवार का टेका चाहिए उन्हें, तो फैल जाएंगे। इसी बात पे कल यहां बैठ के दिखाना। चलो खैर, अब आ जाओ। तो बात कर रहे थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहां तक क्लियर था, ये भी क्लियर था, ये भी क्लियर था। वेक्टर की बात कर रहा हूं। वेक्टर की मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई थी। पहली प्रॉपर्टी थी ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। क्लियर है? दूसरा मैंने बताया था अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो खुद को होस्ट डीएनए के संग जोड़ने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? दूसरा मैंने बताया था सिलेक्टेबल मार्कर, जो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करना जानते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर। कोई डाउट? वो होने चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हो सकते हैं, और सिलेक्टेबल मार्कर लैकजेट जीन भी हो सकता है। समझ रहे ना मेरी बात? लैकजेट जीन भी हो सकता है। चलो, लैकजेट जीन भी हो सकता है। तो लैकजेट जीन की बात कर रहा हूं, उसका एक्सपेरिमेंट मैं आज कराऊंगा। कल एक एक्सपेरिमेंट मैंने करा दिया था। ठीक है। साथ में पीवीआर 322 के बारे में बताया था। पी फॉर प्लाज्मिड, आर फॉर रॉड्रिक्यूज, बी फॉर बॉलीबर, और 322 नंबर ऑफ प्लाज्मिड जो उन्होंने बनाया था। अगर मैं इसमें कहता हूं सेलेक्टेबल मार्कर कितने होते हैं? 2, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अगर मैं तुमसे कहूं इको R1 कहां होता है? सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर या बाहर? अगर मैं इको R1 था, इको R3 था?
1 था। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं, हाँ हिंद 3 था, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं साल 1 कहां होता है, टेट्रासाइक्लिन। बाम H1 कहां होता है, PVU फर्स्ट कहां होता है, और पेस्ट 1 कहां होता है, और PVU थर्ड सेकंड कहां होता है, रोप। रोप रोप का मतलब वो जीन जो उन प्रोटीन को बनाता है, जो प्रोटीन क्या काम करते हैं, रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। समझ रही है ना, रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर बिल्कुल, हाँ या ना। चलो फिर मैंने बात की थी बेटा कि एस एस ध्यान रखना, एक ही सिलेक्टेबल मार्कर में एक ही एंजाइम की 2 रिस्ट्रिक्शन साइड अगर हैं एक ही एंजाइम की, तो काम का है बेकार है, बेकार, कोई काम का नहीं है, वो कचरा है। समझ रहे हो, अगर एक ही सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर, एक ही सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर, ठीक है, 2 रिस्ट्रिक्शन साइड है सेम एंजाइम की, तो वो किसी काम का नहीं है। हाँ इसलिए मैंने कहा हमेशा एक ही एंजाइम की एक ही रिस्ट्रिक्शन साइड होनी चाहिए। हाँ मल्टीपल एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइड्स हैं इज बेटर, ठीक है। जैसे मैंने बताया टेट्रासाइक्लिन के अंदर 2 साइड बताई मैंने, पहला कौन सा बताया टेट्रासाइक्लिन में, बाम H1 और साल्बन। 2 से ज्यादा होते तो हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाते ना, अच्छा है, पर बाम H1 की अगर 1 से 2 साइड होते तो बेकार। समझ रहे हो, साल के 1 से ज्यादा होते तो बेकार। समझ में आ गया, तो ये लाइन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है, चलो यहां तक कोई डाउट, बहुत बढ़िया। तो कल मैंने इसका एक्सपेरिमेंट करा दिया था एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर उसके बेस पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मान लो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के अंदर किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ आ रही है, तो वो क्या है, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों में ग्रोथ आ रही है, तो वो कौन होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। दोनों में नहीं आ रही, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एम्पिसिलिन में आ रही है, टेट्रासाइक्लिन में नहीं आ रही। अगर मैं पेस्ट 1 यूज करता, पेस्ट 1 यूज करता, तो किसमें आती किसमें नहीं आती, पेस्ट 1 यूज करता तो एम्पिसिलिन कट लगता, तो एम्पिसिलिन में ग्रोथ, समझ में आ गया, हाँ नहीं आती, टेट्रासाइक्लिन में आती, जो अभी टेट्रासाइक्लिन में नहीं आ रही पर एम्पिसिलिन में आ रही है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट में बाम H1 यूज किया था। आई या नहीं आई, बाम H1 यूज किया था। क्लियर है बिल्कुल, पक्का, तुम समझ तो रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। यहां तक कोई डाउट था, एक्सपेरिमेंट याद है पूरा का पूरा। अब कल मैंने चलते वक्त आपको लेक्कोपोरोन बताया था, ओपोरोन इज अ ग्रुप ऑफ विच प्रेजेंट इन ओनली प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में ओपोरॉन नहीं मिलते, इंडिविजुअल जीन एक्सप्रेस करने में कैपेबल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ग्रुप ऑफ जीन एक्सप्रेस करते हैं। आपके सिलेबस में 2 ओपोरॉन है, कौन कौन से, लैकोपोरॉन और ट्रिपोपोरॉन, ट्रिप्टोफान बेस्ड, ठीक है। हाँ तो लैकोपोरॉन कल मैंने हिंट बेसिक दिया था आपको, सारा डिटेल नहीं बताया अभी, वो आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर में, उसमें मैंने लैक्जेट जीन का कंसेप्ट समझा दिया है। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि एक प्लेट में मैं लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों डाल दूं, तो बताओ ऑपरोन चालू होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं वाले हाथ उठाओ कितने, चालू होगा कितने, पीछे मुड़ के कोई नहीं है, तू ये अकेली, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, होगा ना, ये हुई ना बात। इधर देखूं, चालू होगा कितने, होगा, क्वेश्चन नहीं सुनता तू। अगर एक पेट्री डिस्क के अंदर मैंने ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों डाल दिए, बैक्टीरिया भी डाल दिया, अब बताओ वो उसका ऑपरेशन चालू होगा या नहीं होगा, 2 ऑप्शन, होगा या नहीं होगा, होगा ना। अच्छा सुनो, 2 ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें, पका हुआ गाजर का हलवा, समझ रहे हो, गरम गरम एकदम देसी घी का दिया जा रहा है, पर एक ऑप्शन और दिया जा रहा है, साथ में गाजर दी जा रही है 1 किलो, नहीं आया क्या, दूध दिया जा रहा है, खोआ दिया जा रहा है, तो पहले क्या करोगे, गाजर खाओगे, वो गाजर का हलवा बनाओगे या बना हुआ खाओगे, तो बना हुआ खाओगे तो क्यों ओपरोन चलाओगे भाई, अगर बना हुआ खाओगे तो ओपरोन क्यों चलाओगे, ओपरोन तब चलाओगे जब बना हुआ हलवा खत्म हो जाएगा, तब ओपरोन चला करके हलवा बनाओगे। अरे आई या नहीं आई, तो ओपरोन तभी चलेगा जब मीडियम में ग्लूकोज नहीं होगा।
अगर आपने ग्लूकोज डाल दिया है तो ओप्रोन कभी नहीं चलेगा, क्योंकि पहली प्रायोरिटी उसकी ग्लूकोज होगी। हाँ, ग्लूकोज नहीं है तो वो लैक्टोज को तोड़ेगा, ओप्रोन चालू करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, लैक्टोज को तोड़ेगा, तब जाकर के ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। काम करना पड़ेगा भाई उसको बहुत सारा। नहीं आई क्या? तो पहला बना हुआ खाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तब बना के खाएगा। आई या नहीं आई? कोई डाउट? कोई डाउट? कहां? अच्छा, बैग रह गया था। बैग लेने आए हो? बैठने आए हो? बैठ जाओ, कोई नहीं, ठीक है। चलो, समझ में आ गया ना? तो अब गड़बड़ तो नहीं करोगे? ओपरन याद रहेगा? चलो, बहुत सही है। यानी अगर लेग जेड जीन काम कर रहा है, लेग जेड जीन काम कर रहा है, तो क्रोमोजन की प्रेजेंस में कलर कैसा आएगा? अगर लेग जेड जीन इनएक्टिवेट हो गया तो कलर कैसा आएगा? व्हाइट। मतलब कलर चेंज नहीं होगा, व्हाइट कॉलोनी आती, व्हाइट आएगा। अरे हाँ या ना? बस यही तो एक्सपेरिमेंट है। अब ये तुम तो खुद फटाफट कर लोगे। देखो, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, समझना भाई। पहले जो आपने बीकर लिया था, इस बार भी आप 2 बीकर लेने वाले हो। कितने? 2। आई? आई या नहीं आई? आ गई? बहुत सही। इस बार बीकर में पीवीआर 322 लोगे क्या कुछ और लोगे? पीयूसी 8, पीयूसी 8। अब पीयूसी 8 की खास बात क्या है? उसके पास मतलब एक एग्जांपल ले लिया मैंने, पीयूसी 8 में बहुत सारे ऐसे प्लाज्मिड हैं जिनके पास लेग जेड जीन होता है। तो यहां आप क्या ले रहे हो? पी यूसी 8। अगर मैं इस प्लाज्मिड की बात करूं तो इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। कौन सा? एम्पेसिलिन। कौन सा? एम्पेसिलिन। पर इसके पास टेट्रासाइक्लिन की जगह क्या होगा? लैग-जेड जीन। लैग-जेड जीन। अरे आई? आई या नहीं आई? आ गई ना? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो भाई। आई। अब आपको क्या क्या हम दे दें कि आप रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बना लो? तो रिकॉम्बिनेंट के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। सर, एक डीएनए का टुकड़ा दे दो, दे दिया भाई हमने। सर, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस दे दो, दे दिए भाई हमने। सर, लाइगेज दे दो, दे दिए भाई हमने। अब इसको देने के बाद आप जानते हो इस बार रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस लैग-जेड जीन को कट करता है। मतलब 2 केस आएंगे, या तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, ये कल वाला एक्सपेरिमेंट ही है, यहां तक कॉमन है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको, यहां पर ये एम्पेसिलिन है, AMP, एम्पेसिलिन। और ये जो पिंक कलर का दिख रहा है वो क्या है? लैग-जेड जीन है, ठीक है। तो लैग-जेड जीन का इंसर्शनल क्या हो चुका है? इनएक्टिवेशन। ये तो क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। पर ये क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट। भाई रिकॉम्बिनेंट होगा, 2 प्रोबेबिलिटी हैं। अब देख लेते हैं भाई, क्या करेंगे हम? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करने वाले हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। कहां पर करेंगे? ई को लाई, आई ई को लाई। और अब क्या करने वाले हैं हम? ट्रांसफॉर्मेशन। किसमें करने वाले हैं? ई को लाई, और ये आई, आई। भाई जरूरी तो नहीं ट्रांसफॉर्मेशन सब में हो जाए, कुछ में होगा, किसमें नहीं होगा। तो कर दें ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वही है, बस टेट्रा की जगह हमने क्या कर दिया है, लैक-जेड जीन। सब कुछ वही है, वैसा ही है, कुछ परिवर्तन नहीं है। व्हाइट ले लो। कुछ में रिकॉम्बिनेंट जाएगा, कुछ में नॉन रिकॉम्बिनेंट जाएगा, कुछ में कुछ भी नहीं जाएगा। इनको नंबर भी दे दो भाई। इसको नंबर क्या दोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 क्या कहलाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन, इसको क्या बोलने वाले, रिकॉम, नॉन, नहीं नहीं, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब क्या बोलोगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। अब वही एक्सपेरिमेंट लगाना है, एक पेट्री डिस्क यूज करोगे जिसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं है। हाँ, इसमें एक फायदा है, इसमें मल्टीपल प्लेटिंग नहीं करनी पड़ रही है। जैसे वहां पर आपको बहुत सारी प्लेटें यूज करनी पड़ रही थी, 2 एंटीबायोटिक की प्लेटें यूज करनी पड़ रही थी, यहां एक ही प्लेट में सारा काम हो जाएगा। अरे आई, यानी अभी कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं की तो आपको 3 कॉलोनी साफ साफ देखने को मिलेंगी। कितनी, 3। नंबर दे दो इनको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, विदाउट एंटीबायोटिक। अब क्या लगाना होगा, रेप्लिका। क्या लगाना होगा, रेप्लिका। जैसे ही आपने रेप्लिका लगाया, क्या लगाया, रेप्लिका लगाया, कुछ डिफरेंट सा रिजल्ट नजर आया। क्या नजर आया, उस रिजल्ट में हमें कहीं ब्लू कॉलोनी नजर आए तो कहीं व्हाइट कॉलोनी नजर आए, कहीं कुछ नजर नहीं आया। बिल्कुल सही, कहीं ब्लू नजर आया। ब्लू कहां आएगा, जहां दोनों जीन सही होंगे या खराब होगा, सही होंगे। यानी कहीं ब्लू आया तो कहीं व्हाइट आया, कहीं कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अब समझो मेरी बात भाई। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, अच्छा पहले आगे बात तो सुनो। इस प्लेट में क्या आपने यूज किया है, आप कहोगे सर इसमें एम्पसिलीन, एम्पसिलीन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक आपने यूज की है। सर इसमें लैक्टोज यूज की है। सर इसके अंदर क्रोमोजन यूज किए हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे इसमें एंटीबायोटिक के अंदर कौन ग्रो नहीं करेगा, पहली वाली कॉलोनी ग्रो नहीं करेगी, यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इनकी ग्रोथ नहीं आएगी। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ग्रोथ एब्सेंट। हां, अगर मैं ब्लू कॉलोनी की बात करता हूं, ब्लू कॉलोनी क्या बता रही है, क्रोमोजन की प्रेजेंस में कलर चेंज हो रहा है, मतलब ग्लूकोज बन रहा है, मतलब लैक-जेड जीन काम कर रहा है, मतलब इंसर्शनल एक्टिवेशन हुआ ही नहीं, मतलब रिकॉम्बिनेंट बना ही नहीं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है पर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है। आई नहीं आई, पक्का, कोई बचा इसके नहीं आई, सोच ले। आई, क्लियर है ना एकदम।
तो व्हाइट कॉलोनी क्या बता रही है? व्हाइट बता रही है कि लैक्टोज की प्रेजेंस में लैक्जेट जीन काम नहीं कर रहा, क्रोमोजन की प्रेजेंस में रंग नहीं आ रहा, मतलब लैक्जेट जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है, मतलब रिकॉम्बिनेंट बन गया है, मतलब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की कॉलोनी है। आई या नहीं आई? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की कॉलोनी है, इस बार नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की कॉलोनी नहीं है। कोई डाउट? पक्का? आ गया? आया ना? सबसे पीछे? बस, बहुत बढ़िया। चलो, यानी अब क्लियर हो गया हमें कि पहला वाला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। तीसरा वाला क्या है भाई? नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। कॉलोनी कलर कैसा होगा? ब्लू। और व्हाइट कलर जो आ रहा है वो क्या बता रहा है? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब बताओ, आई या नहीं आई? नहीं आई? आई? सही सही बता, तेरी आंखें नहीं बोल रही आई, बता। आंखें बोलती हैं, तुम्हें नहीं पता? सुनने वाला चाहिए, बोलती तो है तू। अच्छा, बिंदास होके पूछ, टेंशन मत ले, कभी मत सोच पड़ोसी क्या सोचेंगे, इधर क्या सोचेंगे, मुझे आना चाहिए। तू तू बोल तो सही, मुझे डिस्कस तो कर, मैं बताऊंगा ना तेरे को। है, सुनो, कुछ बोल रही है वहां। अरे तू देख रही है बस ऐसे ऐसे, ऐसे क्या इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे बता ना, मैं बताऊंगा। बोल तो सही। है, अब और ही बोलेगी वो, डरा रहे हो? डरेगी तू? बस बोल इसी बात पर। है, रह जाएगा कंसेप्ट यहीं पर ही, क्वेश्चन आता है। बता, अड़ोसी पड़ोसियों को मुझसे पूछ लूंगा मैं, उसके बता, पूछ क्या कहना चाह रही है। अरे भाई, फिजिक्स कैसे समझते होगे? हैं? हाँ बोल, अब बोल, क्या कहना चाह रही है? कुछ नहीं आया ना? कहां पर नहीं आया वो तो पूछना चाह रहा हूं मैं। कुछ नहीं है, देख चल मैं फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। एक बीकर लिया, बीकर में प्लाज्मेट पड़े हुए हैं, कौन से प्लाज्मेट? PUC8। इस PUC8 में दो टाइप के जीन है, दोनों एंटीबायोटिक के नहीं है, एक एंटीबायोटिक का है तो एक लैक्जेट जीन है, जो लैकोप्रोन के अंदर पढ़ा है मैंने। लैकोप्रोन आया नहीं आया? सच बनता ना? हाँ तो आएगा, फिर नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने क्या काम किया, इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, इसमें डीएनए डाला, लाइगेज डाला, वही कल वाला एक्सपेरिमेंट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको भी कट लगाएगा, इसको भी कट लगाएगा। हो सकता है लाइगेज बिना डीएनए के जुड़े उसको आपस में जोड़ते रीलाइगेशन करते, हो सकता है बाहर वाला फॉरेन डीएनए में जुड़ जाए, समझ रहे हो? अगर फॉरेन डीएनए जुड़ गया तो रिकॉम्बिनेंट बन गया, और रीलाइगेशन हो गया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बन गया, ठीक है। इस टाइप के दो प्रोबेबिलिटी होंगी। इस बीकर को उठा के दूसरे बीकर में डाल दो, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पहले से भरे पड़े हैं। कौन से बैक्टीरिया? कोलाई। कोलाई। आई? आई ना? आई, यहां तक आई। अब इस बैक्टीरिया में भी कुछ प्रोबेबिलिटी बन सकती है, हो सकता है कुछ भी ना जाए, ट्रांसफॉर्मेशन ही ना हो सकता है रिकॉम्बिनेंट वाला चला जाए, हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला चला जाए। तीन प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जो कल वाला, यहां तक कल वाला एक्सपेरिमेंट है उसको लिख दिया मैंने, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन। अब यहां ये भी कल वाला ही है, इसको उठा करके मैंने सॉल्यूशन को अगर प्लेट पर डाल दिया, इसमें एंटीबायोटिक नहीं है, तीन कॉलोनी मिल जाएंगी, तीन टाइप के बैक्टीरिया की, ठीक है। कॉलोनी नंबर 1, कॉलोनी नंबर 2, 3 नाम दे दिया हमने इसको,
अब बस स्टेप अगला वो नया स्टेप है। उसमें मैंने क्या, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में 2 प्लेटें यूज की थी, एक में एम्पिसिलिन एक में टेट्रासाइक्लिन, पर इस बार एक ही प्लेट यूज कर रहा हूं जिसमें एम्पिसिलिन डाल रहा हूं क्योंकि एम्पिसिलिन वाला जीन इसके पास है, इसमें क्रोमोजन डाल रहा हूं जो लैक्टोज की प्रेजेंस, जो ग्लूकोज की प्रेजेंस को बताएंगे, इसमें लैक्टोज डाल रहा हूं जो टूटेगा ग्लूकोज के अंदर, अगर वो प्रोन चलेगा लैक्जेट जीन एक्सप्रेस होगा, यही तो है। तो अब मैंने क्या काम किया, 20 इसको रेप्लिका लगाया, 3 कॉलोनी को उठाकर यहां डाल दिया। अब जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तो एम्पिसिलिन में मारा जाएगा ना, तो हम कौन मरेगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो ही नहीं कर पाएगा क्योंकि एम्पिसिलिन पड़ा हुआ है वहां पर। ठीक है, अब ब्लू और व्हाइट की बात आई भाई, समझना नंबर, मैं किसकी, थर्ड की बात कर रहा हूं। थर्ड क्या है, जिसका लैक्जेट जीन सही है, जिसमें इंसर्शन एक्टिवेशन नहीं हुआ, जिसका एम्पिसिलिन भी सही है, एम्पिसिलिन सही है तो ग्रोथ आएगी, लैक्जेट जीन सही है मतलब लैक्टोज टूटेगा और क्रोमोजन की प्रेजेंस में कलर चेंज करेगा, तो ब्लू कॉलोनी आ रही है। ब्लू कॉलोनी बता रही है कि इसका रिकॉम्बिने, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो किसका हुआ है, नॉन रिकॉम्बिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी इसका लैक्जेट जीन सही है, यानी इसके अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। हाँ, यहां पर ब्लू कॉलोनी नहीं आ रही क्रोमोजन की प्रेजेंस में, यानी लैक्जेट जीन काम नहीं कर रहा, यानी लैक्टोज नहीं टूट रहा, इसलिए कॉलोनी व्हाइट की व्हाइट रखी, मतलब रिकॉम्बिनेंट है, यानी इंसर्शनल एक्टिवेशन हुआ है। ऐसी गर्दन में हिला, आई है नहीं आई, आई तो ठीक है। वही बस ये स्टेप नया ऐड किया है मैंने, बाद बाकी तो पुराना वाला एक्सपेरिमेंट था कल वाला। आ गई ना, तुम लोग बताओ, ये कहां सो गई है, नींद आ रही है तो आ गई, ठीक है। हाँ पीछे भाई, पीछे की दुनिया आ रही है ना, चलो दुनिया अलग होती है। अब देखते हैं, तुम जरा बताओगे मुझे, देखें तुम ही बताओगे, अब तुम ही बताओगे। 3 कंडीशंस होंगी, कितनी, 3। मान लो, माना कि, मान लिया बैक्टीरिया की ग्रोथ जो आई है, आई नहीं, ग्रोथ ही नहीं आई है, पहले एक्सपेरिमेंट में ग्रोथ एब्सेंट, तो क्या होगा, ग्रोथ प्रेजेंट, इसमें भी ग्रोथ प्रेजेंट, पर ग्रोथ है पर कलर अलग है। यहां पर ब्लू कलर दिखा देता हूं, पैट प्लेट के हिसाब से दिखा रहा हूं, व्हाइट दिखा देता हूं, यहां ब्लू दिखा देता हूं। ग्रोथ यहां नहीं है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। आई या नहीं आई, ग्रोथ है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पर व्हाइट है मतलब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। व्हाइट का मतलब है कि भाई यह इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, आई या नहीं आई। ब्लू का मतलब है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, जीन काम कर रहा है, इसलिए क्रोमोजन की प्रेजेंस में कलर चेंज हो रहा है। आइए नहीं, ये सीधे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, व्हाइट, हाँ यस, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। बताओ आई या नहीं आई, ये क्वेश्चन बन जाएंगे सारे के सारे, खत्म। अब ये बात हमने किसकी की थी, अभी हमने बात की थी प्लाज्मिड की, हमने बात की थी बैक्टीरियोफाज की, अभी इतने की बात की है। पर अगर मान लो हम किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर
या यूकैरियोट में किसी जीन को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? क्या सिंपल इसी प्लाज्मिड से काम चल जाएगा? नो, इसके लिए कोई ऐसा प्लाज्मिड चाहिए या कोई ऐसा वेक्टर चाहिए जिसके पास ऐसी ओआरआई साइट हो जो यूकैरियोट में भी एक्सप्रेस करना जानती हो। समझ रहे हो ना? तो भाई ढूंढा साइंटिस्टों ने कि प्लांट के अंदर किसी रिकॉम्बिनेंट को डालना हो तो क्या क्या वेक्टर, कौन सा वेक्टर, तो ये तो ढूंढ रहा था तब से। हाँ, नहीं नहीं, मैंने कहा गया, आज गायब कैसे हो गया ये? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। अरे फोड़ने वाला है वो, उस पर हल्के मत ले आना उसको भी। हाँ, तो तुम्हें समझ रहे हो, तालियां बजाने पड़ेंगे फिर। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। इस बार मैं उन बच्चों से कह रहा हूं जिनके मार्क्स कम आए हों टेस्ट में, पर वो कुछ करके दिखाएं इस बार। सर मार्क्स आने दो कम है, पर नीट फोड़ के देंगे भाई। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं तो इतने लाइफ में इतने सारे बच्चे देखे हैं जिनके टेस्ट में आते नहीं थे। मैं तो कहता था भाई तेरा क्या होगा, समझ दिमाग खराब होता था, तू कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जबरदस्त फोड़ा उसने। अरे लीक पिछली साल हुआ है, हर साल लीक नहीं होता ना के बराबर। देखो दुनिया में सब कुछ होता है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब कुछ होता है, पर बहुत ना के बराबर। ठीक है, हाँ करें स्टार्ट। करें स्टार्ट भाई, इधर आ जा, फोड़ेगा ना? हाँ आएंगे, उस पर भी आएंगे, सब्र कर। पर ये एनसीईआरटी में पहले देखा है, मैं आगे कराऊंगा उसको, यहां नहीं कराऊंगा, प्रोसेस में आएगा, समझाता हूं। तो अब बात किसकी आ रही है? एक ऐसा वेक्टर जो आपके जीन को प्लांट में भी ले जाने में सक्षम हो, है ना? बढ़िया। तो साइंटिस्ट ने ढूंढा, उनको पाया, क्या पाया? एक ऐसा बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास एक तो प्रोकैरियोट है, उसमें तो भाई उसका प्लाज्मिड एक्टिवेट होगा ही, रेप्लिकेट करेगा ही, पर उसके पास यूकैरियोटिक सेल में भी रेप्लिकेट करने की एबिलिटी है। मतलब दो टाइप की ओआरआई साइट है। नहीं आई? कितने टाइप की? दो टाइप की ओआरआई साइट है, प्रोकैरियोट में रेप्लिकेट करने वाली भी ओआरआई और यूकैरियोट में भी रेप्लिकेट करने वाली ओआरआई। आई समझना, क्योंकि ओआरआई की वजह से ही रेप्लिकेशन होता है। प्रोकैरियोट की अलग होती है, यूकैरियोट की अलग होती है ओआरआई, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। भाई रोप एक जीन है जो प्रोटीन को बनाता है, जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं, मतलब एंजाइम बनाने का काम करता है। समझ गए? हाँ या ना? हाँ। तो अब मैं बात कर रहा हूं, एक बैक्टीरिया पाया गया, ये बैक्टीरिया स्पेशली डाइकॉट प्लांट, मोनोकॉट नहीं, डाइकॉट प्लांट के अंदर इंफेक्शन करता था और क्राउन गाल मतलब कैंसर प्रोड्यूस कर देता था, ट्यूमर। समझना, जैसे मानो एक टीवी में एक ऐड आता था, मुझे तुमने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा एक एटीएम मशीन के अंदर एक सिक्का डालता है। एटीएम मशीन नहीं है, मतलब चॉकलेट निकलने वाली मशीन है, एयरपोर्ट पे लगी होती है। हाँ, वेंडिंग मशीन, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ देसी, एटीएम मशीन बोल रहा हूँ, बोलो ठीक है। मतलब मेरे घर में भी लोग बोलते हैं क्या, कुछ मेरी भावना को समझा करो। हाँ ठीक है, मेरे वर्ड पे मत जाओ, भावना को समझ लिया करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ। आई सुनो, पहले बच्चा क्या करता है, उचक के हल्का सा एक सिक्का डालता है कि एक चॉकलेट निकला है। कितनी खुशी मिलती है जब एक चॉकलेट के लिए सिक्का डाला और एक की जगह जब उसमें लगातार चॉकलेट निकलना चालू हो जाए, मजा आ जाएगा ना? तो बस उस बच्चे मैंने एक सिक्का डाला तो एक चॉकलेट की कई चॉकलेट निकलना चालू हो गई, निकलना चालू हो गई। यानी एक बार इनपुट, लाइफ टाइम आउटपुट। नहीं तो है, नहीं हो रहा है। समझ रहे ना मेरी बात? हर कोई चाहता है कि तुम एक बार सेटल हो जाओ, ठीक है, हॉस्पिटल खोलो, बस 4 डॉक्टर को रखो, ठीक है, और चलना दो। एक बार इनपुट और लाइफ टाइम आउटपुट, यही तो है। तो यही तो ये कर रहा है भाई। ये कर क्या रहा है, सुनो ध्यान से। ये एक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसके पास
टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। उसके पास क्या होता है, खास टाइप का डीएनए होता है, इसको बोलते हैं टीडीएनए, समझना। और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जाता है और अपने टीडीएनए को यूकैरियोटिक सेल से जोड़ देता है। अब कंटिन्यू क्या होगा, इसके अंदर ट्यूमर इंड्यूस हो जाएगा। अब एक प्लांट सेल मल्टीपल प्लांट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, अनकंट्रोल ग्रोथ होना चालू हो जाएगी प्लांट सेल की। और ये प्लांट सेल एक खास टाइप के प्रोटीन बनाते हैं, समझ रहे हो। यानी बैक्टीरिया का काम करेगा, एक बार इनपुट करेगा, अब लाइफ टाइम ये ग्रोथ करती रहेंगी करती रहेंगी करती रहेंगी, और उसके लिए प्रोटीन बनाती रहेंगी बनाती रहेंगी बनाती रहेंगी, और मस्त खाद डाल के सोएगा, प्रोटीन खाएगा। नहीं आया क्या? वही तो है, एक बार इनपुट लाइफ टाइम आउटपुट। बस क्राउन गॉल क्रिएट करो, वो सेल बनती रहेंगी जो उसके लिए प्रोटीन बना रही है, प्रोटीन मिलती रहेगी उसको। समझ में आ गया? साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी तो अच्छी लगी हमें कि अपने जीनोम को प्लांट जीनोम के संग जोड़ लेता है, बढ़िया है। उसकी मल्टीपल कॉपी भी बना लेता है, ये भी बढ़िया है। पर एक ही गड़बड़ है, इसका टीडीएनए इसके अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ करके पैथोजेनेसिटी क्रिएट कर रहा है। तो एक काम करना होगा, अच्छा एक ये डाइकोट प्लांट में ही एंटर करता है, तो हम क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं। हमने टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाई किया, ये डाइकोट की अलावा डिफरेंट सेवरल वेराइटीज ऑफ प्लांट में इन्फेक्ट करने में कैपेबल है, वो हमने मॉडिफाई कर दिया। इसका टीडीएनए निकाल दिया, उसकी जगह अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया। अब आप वैरायटी ऑफ प्लांट के अंदर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। आई या नहीं आई? कहां गई? हाँ, ऐसे नहीं बस हाँ आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। आई या नहीं आई बेटा? यानी यहां, हाँ बेटा बोल, क्या लास्ट में क्राउन गॉल ट्यूमर, क्राउन गॉल मतलब ट्यूमर। यानी एक बार अनकंट्रोल ग्रोथ कर देना, ट्यूमर बना देना, समझना मेरी बात। यानी इस बैक्टीरिया की खूबी है, ये प्रोकैरियोट के अंदर तो प्लाज्मिड एक्टिव होता ही है और यूकैरियोट में भी एक्टिव होता है। यानी दो टाइप की इसके पास ओवरआई साइट है, इसको टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं क्योंकि ट्यूमर इंड्यूस करता है। इसके पास टीडीएनए है जो एक्चुअल में ट्यूमर के कॉज मतलब ट्यूमर कॉजिंग एजेंट है। तो अगर टीडीएनए निकाल दिया जाए, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए और इसको ऐसा मॉडिफाई किया जाए कि डाइकोट के अलावा और भी वेराइटीज ऑफ प्लांट के अंदर ये आपके डीएनए को इंसर्ट करा पाए, तो ये बेहतरीन वेक्टर है। तो अगला चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं एप्लीकेशन, जिसमें प्लांट एग्रीकल्चर में सिर्फ इसी प्लाज्मिड को यूज करूंगा, हर बार यही प्लाज्मिड होगा। प्लांट के अंदर कोई भी जीन इंसर्ट कराऊंगा, टीआई प्लाज्मिड यूज करूंगा। कोई डाउट? समझ में आ गया? बस एनसीईआरटी का एक पैरा डाल दिया है मैंने, यही लिख दिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। कोई डाउट? किसमें इन्फेक्ट करता है? सेवरल डाइकोट। इसके पास पीस ऑफ डीएनए होता है, क्या कहते हैं? टीडीएनए, जो नॉर्मल सेल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ट्यूमर। समझ में आया? और ये ट्यूमर सेल एक केमिकल बनाते हैं जिसकी इसको रिक्वायरमेंट होती है। हमने क्या काम किया? इसके टीआई प्लाज्मिड को निकाला, नहीं आया? उसको हमने क्या किया? मॉडिफाइड किया और क्लोनिंग वेक्टर की तरह हमने उसको यूज किया। हमने उसकी पैथोजेनेसिटी खत्म कर दी, टीडीएनए को उड़ा दिया, नो मोर पैथोजेनिक। समझना मेरी बात, समझना। और जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें जोड़ दिया। अब ये एक दो नहीं, सेवरल वैरायटी ऑफ प्लांट के अंदर आपके जीन को पहुंचा सकता है। अब बताओ आई या नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आई या पूरी आई? सब्जी नहीं आई, पूरी आई। पूरी से काम चला लो भाई, सब्जी भी आएगी। अभी जलवाएंगे तरकारी, कल बना के लाना तुम। चलो, अरे आई या नहीं आई? हाँ बेटा बोल। तुझे खड़े होके तेज बोलना पड़ेगा, तब ये आवाज मेरे पास तक आएगी। यहां तक अभी नहीं आई। खड़े हो पहले तो, शेरनी की तरह धाड़।
हाँ, यूकैरियोट का तो ओआरआई साइट होता है ना। हाँ, दो अलग अलग ओआरआई होते हैं। एक ऐसा ओआरआई जिसमें प्रोकैरियोटिक, भाई प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन अलग तरीके से होता है, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन अलग तरीके से होता है। किसमें? जब इस प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम के अंदर मल्टीपल कॉपी बनानी होगी तो क्या काम करेगा? प्रोकैरियोट का ओआरआई साइट यूज करेगा। जब इस प्लाज्मिड को कहां जुड़ गया, अब ये प्लांट सेल के अंदर, वहां मल्टीपल कॉपी बनानी होगी तो यूकैरियोटिक ओआरआई साइट यूज करेगा। यस, उसका ओआरआई अलग है, इसका और इनको शटल वेक्टर कहते हैं। मैं लिख भी दिया है, आगे आ भी जाएगा, डाल दिया है मैंने इसीलिए क्योंकि टीआई प्लाज्मिड पढ़ाता हूं, तो शटल वेक्टर का मैंने एक नोटेबल पॉइंट डाल दिया है। आई या नहीं आई? बढ़े आगे, चलो। अब ये समझ में आ गया कि भाई प्लांट के अंदर हम क्या यूज करेंगे? टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। पर एनिमल सेल के अंदर किसी जीन को इंसर्ट करना हो तो कौन सा ऐसा वेक्टर है जो हमें अक्सर कर अपने जीनोम को हमारे जीनोम के साथ जोड़ लेता है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, वही तो हम जीन थेरेपी में यूज करेंगे अभी, रेट्रोवायरस। बस को सोचना ही नहीं है, क्योंकि रेट्रोवायरस अपने जीनोम को हमारे जीनोम के संग जोड़ लेता है, हम जानते हैं। इन्फेक्शन तभी होता है। आई या नहीं आई? जब भी मैं एनिमल सेल की बात करूंगा तो एक ही बात करूंगा, रेट्रोवायरस। खत्म। दूसरा मैंने बताया शटल वेक्टर। कौन से वेक्टर? ऐसे वेक्टर जिनके पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों की ओआरआई साइट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? शटल वेक्टर। आई या नहीं आई? तो एक एग्जांपल तो शटल वेक्टर का पढ़ाई दिया मैंने, टीआई प्लाज्मिड। दूसरा और याद रख लो, ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। ऐसे प्लाज्मिड जो मेन क्रोमोसोम से जाकर के जुड़ जाते हैं, मेन क्रोमोसोम से जाकर के जुड़ जाते हैं, उनको हम एपिसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिसोम। प्लाज्मिड तो समझ में आ गया, इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, बट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ना होकर के वो मेन क्रोमोसोम से जुड़ने में एबिलिटी रखता है, वो क्या कहलाता है? एपिसोम। प्रोकैरियोट में पढ़े, थोड़ा दिमाग कम भी आ रहा हो, पढ़ाओ। एपिसोम और प्लाज्मिड में डिफरेंस होता है। कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? हाँ। तो ये क्या है? ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड, दोनों के पास कितने टाइप के ओआरआई साइट हैं? 2 टाइप। कौन कौन से भाई? ओआरआई ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और ओआरआई ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? शटल वेक्टर। क्या बोलते हैं? शटल वेक्टर। खत्म। अगर मान लो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, और बैक्टीरिया तो हो ही गया, खत्म। एक पार्ट हमारा खत्म वेक्टर का। दो पार्ट खत्म। पहले हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खत्म किया, हमने वेक्टर खत्म किया, पूरी प्रॉपर्टी हो गई। एनिमल सेल के लिए रेट्रोवायरस हो गया, प्लांट सेल के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हो गया। अब बताओ, कुछ भी पूछना है इसके अंदर? एकदम रिलैक्स मोड में आ रही है। ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, ये पढ़ोगे भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर, कई दो जगह आएगा। बड़े बड़े जीन को ट्रांसफर करने के लिए ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड ही यूज करते हैं, जिनका साइज बड़ा। हाँ बेटा बोल। हाँ हाँ, क्या करा रहे हैं? हाँ, उसके वो इंसर्ट नहीं करा रहे, उसके अंदर जीन को इंसर्ट करा रहे हैं। कैसे एक्सप्रेस करेगा? कल कल तू आया था क्लास में, ये बता। आए थे ना कल, मैंने मनीष नाम लिखा था। वही तो समझाया था। लैक्जेट जीन कब एक्सप्रेस करता है? जब लैक्टोज प्रेजेंट होगी।
भाई लैक्टेट जीन का काम क्या है? लैक्टेट जीन का काम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या काम करेगा? वो लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अगर सही होगा तो तोड़ेगा, सही नहीं होगा तो नहीं तोड़ेगा। तोड़ेगा तो ब्लू कलर आएगा, नहीं तोड़ेगा तो व्हाइट कलर आएगा। हाँ, तुम कुछ कह रहे हो क्या? आओ भाई, एक पार्ट, दो पार्ट खत्म, तीसरा पार्ट भाई कॉम्पिटेंट होस्ट। अब यहां बात कर रहे हैं कि भाई होस्ट में और भी तरीके हैं क्या करने के, जीन को इंसर्ट करने के। और होस्ट भी तीन टाइप के हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या एनिमल हो सकता है। ठीक है, तो अक्सर कर एक कॉमन मेथड है हीट शॉक ट्रीटमेंट, पूछा भी गया है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर किसी रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफर करना है, एंटर कराना है, तो हीट शॉक ट्रीटमेंट अक्सर करते हैं। जैसे तुम्हें दिखाई दूं मैं, सिंपल है। जैसे आप बीकर ले लो, क्या ले लो? एक, दो और एक, दो और तीन। कितने? एक, दो और तीन। कौन सा बैक्टीरिया ले लें? इको लाई। इको लाई नहीं, इको लाई। फिर बोलेगा गड़बड़ ना, फिर से बोल। इको लाई, इको लाई, आई लाई, ऐसे नहीं बोलना है अब, ठीक है? हाँ हाँ, प्रियांशु बोले कंपटीशन टाइट है, ध्यान रख लियो, कंपटीशन टाइट है। अचीवर में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, इस क्लास में भी कुछ बच्चे हैं परफॉर्म कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जट के। ये 3 महीने लास्ट के, अब 3 महीने भी नहीं बचे, एक दिन कम हो गया, और फरवरी तो ऑलरेडी कम है। तो अब जैसी कोर्स खत्म हो जाए ना, बंद कर लेना। ये तेरे लिए नहीं बोल रहा, तुझे देख करके सबसे बोल रहा हूं, पर सबसे आंखें नहीं मिला पा रहा मैं। समझ में आया? समझ गए ना? कोर्स खत्म होते ही सबको क्या करना है? उस दिन निकलोगे जिस दिन टेस्ट होगा, उस दिन टेस्ट होगा निकलोगे, या कोई भी टेस्ट हो सकता है, कई बच्चा कई टेस्ट ज्वाइन कर रहा हो ऑफलाइन, कुछ भी करो, पर ऑलरेडी बहुत टेस्ट हो गए। ठीक है, पहले 12 मॉक टेस्ट थे, अब शायद मॉक टेस्ट डबल कर दिए, लगभग 20 के आसपास कर दिए, तो बहुत है यार। ठीक है, एडिशनल टोटल 25 हो गए ना? हाँ, ठीक है, एडिशनल टेस्ट लगाने। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग भी यूट्यूब पर करा रहे होंगे, वो भी लगा लेना। ठीक है, और ऑलरेडी क्या, बिल्कुल अलग। हम जो एक टेस्ट सीरीज हम लोग बना रहे हैं ऑनलाइन वाली, वो अलग है, ये अलग है, टीम भी अलग अलग है। हम जो माइल्ड स्टोन ले रहे होंगे वो अलग है, सब अलग अलग हैं, कोई किसी से मैच नहीं करेगा, टीम ही अलग है सारी सारी। ठीक है, हम जो बना रहे हैं दो, वो भी अलग अलग होंगे। क्या बेटा? वो अलग टीम है। ठीक है, वो अलग टीम है, वो स्पेशली अपॉइंट की गई है उन टेस्टों के लिए। वो सेंट्रलाइज टेस्ट बन रहे हैं, सेंट्रलाइज बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड बन रहे हैं। ठीक है, और अच्छे ऐसे भी बना, मतलब अच्छे लोग बना रहे हैं उसको। ठीक है, मतलब मेरे खुद टेस्टेड लोग हैं। ठीक है, मैंने मांगा भी था अपने टेस्टों के लिए, पर वो अब तुम्हारे लिए ही अभी एंगेज्ड है, तो फिर हमने दूसरी टीम हायर की थी उसके लिए, तो उसको उसको उसमें हम लोग खुद लगे हुए हैं। ठीक है, पर अच्छे बन रहे हैं, तो टेस्ट सारे देना, मतलब चाहे कुछ भी हो, घर गए तो कचड़ा हो जाएगा, ध्यान रख लेना। जिनका घर यहाँ है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जिनका घर यहाँ नहीं है, क्योंकि अभी एटमोस्फेयर चेंज हो जाएगा ना। यहाँ अभी तुम अलग तरीके से पढ़ रहे हो, घर जाते ही तुम रिलैक्स मोड में आ जाओगे, मम्मी प्यार दुलार दिखाएंगी। ठीक है, बिटियाओं को पापा प्यार दुलार दिखाएंगे, दिखाते हैं ना? हाँ, खाना टाइम से मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, कचरा हो जाएगा सारा। नीट का एग्जाम दे के चले जाना, समझ गए ना? हाँ, उससे पहले मत जाना। हाँ, या नीट का एग्जाम वहां जाके दे लेना, जहां भी सेंटर हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, एक आध दिन पहले चले जा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एकदम अभी मत जाना, सारा रूटीन बिगड़ जाएगा। सुनो, ए भाई इधर आ जाओ। भाई इसके अंदर कौन है? इको, प्रियांशु बोल दे भाई।
ई को लाई। पर कई बच्चे बोलते नहीं है, चुप से लगे हुए हैं। ध्यान रखना, मैं हिंट दे रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ चले मत जाना, चाहे प्रियांशु चाहे कोई भी हो। कुछ साइलेंटली वर्क कर रहे हैं, मैं हिंट दे रहा हूं, चुपचाप से लगे हुए हैं। ठीक है, खतरा ऐसा नहीं कि तुम सब समझ रहे हो, सब कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है। तो अब असली में मेहनत चालू होगी। अब कोर्स खत्म करने के बाद। ए, तो भाई इसमें कौन है? ई को लाई। आप सुनो, आप जानते हैं रिकॉम्बिनेंट पे चार्ज कैसा होगा? रिकॉम्बिनेंट पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। तो अगर मैं इसके अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट एंटर करा रहा हूं, तुम सुनते रहो सारे के सारे, लेफ्ट वाले बच्चे, इधर वाले बच्चे, हाँ। एक्चुअली वो आंखों के सामने नहीं है, तो सोच रहे हो कि बस कोई नहीं देख रहा, पर सबको सब देख रहे हैं। यस। ये कौन है? रिकॉम्बिनेंट। ये तुम ऐसे ही करते, कौन है ये? कौन था ये? एक बार सही से बता, कौन था ये? बहुत विश्वास करता हूं। तू ऐसे करता रहेगा, तू था तो बस कचरा है, समझ ले। कौन था? तू बता फिर, कौन था? उसकी आवाज ही नहीं है ये। तू बता कौन था? रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट पे चार्ज कैसा होगा? अगर तुम इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज के कोई आइंस डाल दो, लाइक कैल्शियम आइन, क्योंकि आप जानते हो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। कैसी होती है? हाँ, सारी होती है। चार्ज कैसा होगा कैल्शियम आयन के ऊपर? अभी सारी की बात नहीं कर रहे हैं ना, बैक्टीरिया पढ़ाना है, बैक्टीरिया की, ठीक है, हाँ समझा करो। तो बॉल कैसी होगी इसकी? सेलेक्टिवली परमेबल। और आइंस के लिए सेलेक्टिवली परमेबल होती है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? प्रोटीन्स। क्लियर सी बात है। तो आइंस जब उसमें, जैसे मानो, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था नीचे, मेट्रो का एंट्री करते हैं स्टेशन के अंदर, गेट होता है खुलता है ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे एयरपोर्ट पे भी डिजी यात्रा करते हो तो खुलते हैं ऐसे ऐसे, बस ठीक है। अब एक के पास टिकट है, एक के पास टिकट नहीं है, फुकट में लेके जाना है, ठीक है। तो एकदम हाथ पकड़ लो, एकदम एक साथ दोनों निकलेंगे तो निकल जाएंगे, नहीं तो वो मशीन अटक जाएगी। थोड़ा भी गैप हुआ ना तो वो निकल नहीं पाएंगे, देखा ना। तो बस यही है, यहाँ परमिशन सिर्फ कैल्शियम आयन के अंदर एंटर करने की है, पर रिकॉम्बिनेंट भी साथ में क्या कराना है? मैं एंटर कराना है। समझना मेरी बात। तो इस पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। इस पर चार्ज कैसा है? सॉरी नेगेटिव। इस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? आपस में चिपक जाएंगे, हो गए ना अट्रैक्शन। अब इस बैक्टीरिया को मैं खतरनाक ट्रीटमेंट दूंगा, उठा करके इसको गरम गरम पानी में डाल दूंगा, उठा के फिर बर्फ पर लिटाऊंगा, फिर गरम गरम पानी में डालूंगा, फिर बर्फ पर लिटाऊंगा, फिर गरम पानी में, फिर गरम बर्फ पर। तो भाई अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। ये तो बैक्टीरिया है बेचारा। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। तो इसकी वजह से इसकी वॉल के जो पोर साइज है ना बहुत बढ़ जाते हैं, बेचारा शौक में आ जाता है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ठंडा गरम नहीं आया क्या? इसको बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। क्या बोलेंगे? हीट शॉक ट्रीटमेंट। तो इसको पहले आप किस पर रखोगे? टेम्परेचर कितने पर? 42 डिग्री सेल्सियस। खोलाओगे, उठा करके इसको बर्फ पर बिठाओगे, समझ रहे हो? और फिर उठा करके खुलाओगे, फिर बर्फ पर बिठाओगे, खुलाओगे, बर्फ पर बिठाओगे। हीट शॉक ट्रीटमेंट देने से क्या हो जाएगा? पहला, तुरंत ही रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाएगा और अंदर जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा।
गा। आई या नहीं आई भाई? आई? आई ना? ऐसे बोला आई। आई। अच्छा लगता है ना आई? क्योंकि सर क्या मस्ती करते हो? अब देखो लास्ट टाइम, मस्त करो, खुश रहो, और खुशी रह के पढ़ना। टेंशन लेके पढ़े तो कचरा कर लोगे, पर इतना सीरियस जरूर होना है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लें हम, और टेस्ट को नीट की तरह देंगे। ठीक है, बिल्कुल। हर टेस्ट में कमियां होंगी, इसको नोट करेंगे, भी कसम खा लेना, नोटबुक जरूर बनाऊंगा मैं। जितने बच्चों ने निकाला है वो नोटबुक सबने बनाई है अक्सर कर। ठीक है, और नोटबुक से याद दिलाती है, नोटबुक यार कमियां की थी, अगली बार पढ़ के जाऊंगा, ये नहीं करूंगा मैं। समझ रहे हो? एक दो बच्चे ऐसे हैं वो पढ़ने में क्वेश्चन, कई बच्चे ऐसे हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और लास्ट में नोट नहीं है वो भूल जाते हैं, या आदत पड़ चुकी है उनकी, तो वो चीजें छोड़ देते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आता हुआ क्वेश्चन गलत कर रहे हैं वो, सिर्फ रीड करने में, जल्दी की बाजी के चक्कर में। तो वो एक दिन में नहीं सुधरेगी, और पहले कसम खा के जाओ, लिख लो कि अगली बार मैं इसको सुधार के आऊंगा, तो ही वो करेक्ट, वो चीज सही आ पाएगी। कई बच्चे होंगे इसके अंदर भी होंगे, कई बच्चे हैं क्या? सबसे होता है, बट अब सुधारो ना। हाँ, अब सुधारो यार, अब नहीं। तो ये समझ में आ गया हीट शॉक ट्रीटमेंट? इसमें कोई डाउट बताओ, तभी मैं आगे बताऊं। डाउट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर? हाँ, पीछे अलग ही दुनिया है। क्लियर है ना? चलो, अब 2 मिनट की 2 बातें हैं। तुम्हें याद हो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कराया था मैंने, स्पर्म को क्या कर रहे थे, डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे ही एनिमल सेल के अंदर भी हम रिकॉम्बिनेंट को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। बस क्वेश्चन इतना सा आता है, क्वेश्चन इतना सा आता है, माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? ओनली एनिमल सेल के लिए, बस, कुछ भी नहीं है। बोल बोल क्या कर रहा है? तुम क्या मनी मन बोल देते हो? अच्छा, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, ओलिगो पे नहीं होगा। एजोस्पर्मिया, ओलिगो पे मतलब था कम, एजो का मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, समझ रहे हो ना? एजो या टेराटोजूस्पर्मिया, टेराटो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, एजो एब्सेंट, ओलिगो कम। ओलिगो में क्या करोगे? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। यस, आई या नहीं आई? चलो, हाँ भाई, बहुत क्वेश्चन आया इसके ऊपर। जीन गन, ठीक है, मैंने डायग्राम इसलिए डाला कि डायग्राम से तुम्हें समझ में आता, अच्छा ऐसी होती है गन। नहीं, हम ऐसे AK-47 तो नहीं समझते थे हम, कहीं नहीं समझ में आया। छोटी सी होती है भाई, छोटी सी जीन गन। इसको बायोलिस्टिक गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलिस्टिक गन या जीन गन। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा रहा है। जीन गन या बायोलिस्टिक गन किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट के लिए यूज करते हैं। भाई क्या करते हैं? सेम वही, निगेटिव पॉजिटिव का खेल है। निगेटिव आइन, निगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? रिकॉम्बिनेंट के ऊपर। आप पॉजिटिव चार्ज वाले आइन ढूंढ लो, ठीक है, स्पेशली गोल्ड आप ले सकते हो यहां पर, ठीक है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। टंगस्टन ले सकते हो, कंडक्टिविटी अच्छी होती है। इनको आसानी से आप इस जीन गन में लोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे सेम वही, जैसे ये क्या है आपके छोटे छोटे रिकॉम्बी नैंट, रिकॉम्बी नैंट, रिकॉम्बी नैंट, रिकॉम्बी नैंट, रिकॉम्बी नैंट, रिकॉम्बी नैंट, नहीं आया क्या? इन रिकॉम्बिनेट को किसके साथ मिला दिया आपने? गोल्ड या टंगस्टन। तो गोल्ड और टंगस्टन पे चार्ज कैसा होता है? गोल्ड या टंगस्टन चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। और हाई कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी भी इनकी बहुत ज्यादा होती है। अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे कहां पर? गन के अंदर। कहां मिक्स कर देंगे? गन के अंदर। निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। और फिर बम्बार्टमेंट, नहीं आया क्या? क्यों? क्योंकि इसके पास क्या? सेल वॉल। भाई प्लांट के पास सेल वॉल होती है भाई, तो बम्बार्टमेंट करना पड़ेगा। और जब ये पार्टिकल अंदर जाएंगे गोल्ड और टंगस्टन के, तो साथ साथ में आपका रिकॉम्बिनेंट भी तो चला जाएगा। अरे हाँ या ना?
बस ये 3 बातें ध्यान रखेंगे। बायोलिस्टिक गन, जीन गन प्लांट के अंदर यूज करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन के साथ रिकॉम्बिनेंट को इंसर्ट कराते हो जीन गन से। खत्म खत्म। कंप्लीट टूल्स। अब होगी प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नहीं ये नहीं चलाया, ये काम था ही नहीं मेरा। अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होते हैं, कुछ कहीं कुछ कोई, फिर भी मैंने इतने इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिए हैं जो आम रिसर्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी लैबों में काम किया है। वाडिया इंस्टीट्यूट है देहरादून का, कोई है वहां वाडिया में बहुत अच्छा काम किया है, वहां के सब लोग जानते हैं मुझे। डॉक्टर ज्वेल तो मुझे अपना मतलब कहते हैं मैं तुझे गोद ले लूं, ऐसा लगता था उनको, ऐसा लगता है तुझे गोद ले लूं, ठीक है, गोद ना मतलब अपना बच्चा ही, मैंने तो अपना ही मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक करोड़ों का आता है, वो बाहर जाते थे कई कई दिन के लिए मेरे ऊपर छोड़ के चले जाते थे, भाई तू देख लियो अब इसको, एक गलती लाखों का रुपए का नुकसान, समझ रहे हो ना। हाँ तो क्या गलती, आप उतना ही काम करेंगे जितना आता है, गलती क्यों होगा फिर। एक्सपेरिमेंट नहीं, कुछ लोग होते हैं खुरापाती, तो खुरापाती नहीं था भाई मैं, मुझे पता है बस गोल्ड कोटिंग करनी है या कार्बन कोटिंग करनी है, सैंपल लगाना है, चुपचाप से कंप्यूटर तक एनालिसिस करनी है, खत्म। तो गलती क्या को होगी। हाँ खुरापात करोगे तुम तो गलती होगी। तो कई बच्चे होते हैं खुरापाती, अच्छा आज नहीं है गुरुजी, आज एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं, तो फिर गड़बड़ होगा फिर। हाँ, चलो खैर, यहां तक कोई डाउट। अरे भाई बढ़ जाए आगे, बस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, सूरत है क्या ये, दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, चलो बस खत्म करने वाले हैं, आ जाओ यहां पर। अगर मैं आपसे कहूं भाई, क्या हो गया है? ढंग से बोलो, क्या बोल रहा था। भाग नहा के नहीं आया, तो होगा ये गर्मी में तुम नहीं नहाओगे तो क्या होगा। चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक रिकॉम्बिनेंट बनाना है, समझना समझना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय कैसा कर रहा है, यार चीजें मिल जाएं तो हम बना सकते नहीं बना सकते। तुम तो बना लोगे पता है, हाँ तू बता बना सकता है, एक बेहतरीन सा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और एक बेहतरीन सा बायोफर्मेंटर में डाल करके एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट, जैसे एंटीबायोटिक बनानी है आपको, ठीक है, पेनिसिलिन बनानी है आपको, समझ रहे हो, एंटीबायोटिक या इंसुलिन बनानी है आपको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बना सकते नहीं बना सकते हो। सर इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा दे दो हम बना देंगे। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको जीन आइसोलेशन करना होगा। भाई इंसुलिन बनानी है तो इंसुलिन का जीन ढूंढोगे, ठीक है, अगर कोई एंटीबायोटिक बनानी है तो उसका जीन आपको चाहिए पहले, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करोगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ सीक्वेंस पर क्वेश्चन आता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए आपने निकाल लिया, अब क्या करोगे, उस डीएनए में कोई ना कोई जीन होगा ना जो आपका इंटरेस्ट का है, डीएनए के टुकड़े टुकड़े करोगे, और डीएनए के टुकड़े किस एंजाइम से करोगे, डीएनए के टुकड़े उस एंजाइम से करोगे जिस एंजाइम से आप क्या करने वाले हो, आगे जाकर के प्लाज्मिड को कट करने वाले हो भाई, सेम एंजाइम चाहिए। तो डीएनए के टुकड़े टुकड़े करोगे, और जब डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो उनमें से उस टुकड़े को निकालोगे जिस टुकड़े में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई अब यहां कराऊंगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एनसीईआरटी ने डिस्कार्ड कर दिया, इधर कर दिया, ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप सेपरेशन करोगे, आइसोलेशन करोगे उस सेगमेंट का जिसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब एक जीन तो मिल गया, एक जीन से तो कुछ होगा नहीं, अब जीन की आपको मिलियंस बिलियंस कॉपी बनाने पड़ेंगी। तो क्या करोगे, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें डाल करके उसकी मल्टीपल कॉपी बनाओगे, और बस जीन की मल्टीपल कॉपी मिल गई, इधर आपको वेक्टर मिल गया, डिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल करके लैगेज डाल के क्या कर दोगे, इसको जोड़ दोगे, बन गया क्या आपका रिकॉम्बिनेंट, किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफॉर्मेंट। अब उस ट्रांसफॉर्मेंट को आप सेपरेट कर लोगे, समझ में आया, जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, बड़े से बायोफर्मेंटर रिएक्टर में डाल करके अपना प्रोटीन प्रोडक्ट आइसोलेट कर लोगे। आई या नहीं आई, पक्का, ये स्टेप समझ में आ गया।
जिसमें पहला ये कराऊंगा, अभी कराता हूं, पहले ये कराऊंगा मैं, फिर फ्रेगमेंटेशन कराऊंगा, ये भी आज करा दूंगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आज नहीं कराऊंगा, बड़ा है, कल कराऊंगा, ठीक है। फिर एम्प्लीफिकेशन कल कराऊंगा। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, ये आप कर चुके हो। इसको ट्रांसफर करने वाला मैकेनिज्म भी आप कर चुके हो। फिर इसको आप कहां करोगे भाई? बड़े बड़े बायोरिएक्टर, बायो फर्मेंटर में इसको डाल करके कल्चरिंग करोगे, समझ रहे हो, और अपना प्रोडक्ट आइसोलेट करोगे। सीक्वेंस समझ में आई या नहीं आई? तो पहला स्टेप स्टार्ट करें, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए आप स्कूल लेवल पर भी आइसोलेट कर सकते हो, जेनेटिक मटेरियल कोई भी हो सकता है। अब डीएनए ले लो, चाहे ले लो, पर डीएनए की बात कर रहा हूं। बनाना से स्कूल में कराया जाता है, ठीक है, पर बच्चे को फील नहीं आता है, समझ रहे हो, कोई डीएनए दिखता ही नहीं है। ऐसा लगा कि बनाना के अंदर कोई जली हुई टैगी पड़ी होगी, उठा करके इन्होंने घुमा फिरा के दिखा दी है, वो वही डीएनए। क्या हो रहे हैं? डीएनए है, ठीक है भाई। क्या क्या कैसे माने डीएनए? हम तो मान रहे हैं इसी का, समझ रहे हो ना मेरी बात? कचरा है वो सारा का सारा, समझ में आया? तो बच्चे को फील नहीं आता। तो फील कब आता है? जब एक्चुअल में उसको एक्सपेरिमेंटल करके लैब में दिखाया जाए, समझ में आया? प्रॉपर तरीके से उसके सेगमेंट्स दिखाए जाएं, उसको इल्यूमिनेट करता दिखाया जाए, तो उसको फील आता है, हाँ अब डीएनए है। करें स्टार्ट, ठीक है। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म है, स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, स्लाइड उड़ गई एक, कोई नहीं, हम स्लाइड फिर से बना देंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 1 क्या करने वाले हैं? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। बहुत कॉमन मेथड है, बच्चा लैब में, घर पे, अपने यहां टेबल पर दे दिया है, कर लोगे अपना। पर जिस मेथड को मैं यूज कर रहा हूं उसके लिए थोड़ी सी लैब चाहिए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हम आरएनए और प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली अभी हम डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले डीएनए कहां कहां मिल सकता है? डीएनए आपको प्लांट सेल में मिल सकता है, डीएनए आपको एनिमल सेल में मिल सकता है, डीएनए आपको बैक्टीरिया के अंदर मिल सकता है, डीएनए आपको फंगल सेल के अंदर मिल सकता है। जहां से भी डीएनए आपको आइसोलेट करना है, पहले उन सेल का एक कल्चर लगाओगे। क्या लगाओगे? समझना, इसके अंदर आप उसको, उस सेल की ग्रोथ कराओगे, चाहे वो बैक्टीरिया की सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो फंगल सेल हो, इनको ग्रो करा लोगे अच्छे से। करा लिया? समझ रहे हो ना? ग्रोथ है, किसकी ग्रोथ हो सकती है? ये बैक्टीरिया की हो सकती है, ये एनिमल सेल की हो सकती है, ये प्लांट सेल की हो सकती है, ये फंगल सेल की हो सकती है, किसी की भी ग्रोथ हो सकती है। अब आप, ये आपको पता होना चाहिए किसके लिए कौन से एंजाइम यूज करते हैं। अगर बैक्टीरिया से डीएनए निकालोगे तो बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? लाइसोजाइम। इन दोनों के लिए क्या चाहिए आपको? लाइसोजाइम। हाँ, प्लांट सेल को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? सेल्यूलेज। हाँ, फंगल सेल को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? काइटिन। समझना, कोई भी यूज कर लो, मतलब जो है सी की नहीं कह रहा, ये या ये या ये। अच्छा, इन सेल को आपने ब्रेक कर लिया, ब्रेक कर लिया, तो कचरा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? कचरा। कितना टाइम बचा होगा? 22 मिनट। 22 मिनट है ना? आराम से होगा, बहुत आराम से। 20 मिनट में छोड़ दूंगा तुम्हें।
अब समझना, इसके अंदर क्या होगा, डीएनए, इसमें क्या होगा, इनका आरएनए, इसमें क्या होगा, प्रोटीन्स। तीन अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किए तीनों चीजों को, जिससे समझ में आए कि जब किसी वॉल को आप तोड़ोगे तो उनके अंदर ये चीजें निकल पड़ेंगी बाहर। कोई डाउट? आपकी चाहत क्या है? डीएनए। किसको नहीं चाहते? आप आरएनए को नहीं चाहते, आप प्रोटीन को नहीं चाहते। तो जिसको नहीं चाहते उसका डाइजेशन, जिसको चाहते हो उसका प्रोटेक्शन। तो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए इस बीकर में क्या डालोगे, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या डालोगे, राइबोन्यूक्लियेज, राइबो और प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियेज और प्रोटीएज। आई नहीं आई? आई। तो भाई आरएनए पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन पूरी पूरी डाइजेस्ट हो जाएगी, बचेगा क्या, डीएनए। समझ रहे हो ना, ये क्या हो रहा है, डाइजेशन। इसके बाद इस पूरे सॉल्यूशन को उठा करके एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करोगे। कहां ट्रांसफर करोगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज मैं, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अभी। इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या क्या मिलेगा, डीएनए, इस टेस्ट ट्यूब में क्या मिलेगा, डाइजेस्टेड आरएनए, क्या मिलेगा, डाइजेस्टेड प्रोटीन। अब आप क्या चाहते हो, इन तीनों को प्रॉपर तरीके से सेपरेट करना चाहते हो, तो क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूग जानते हो, कोई बच्चा ऐसा है जो सेंट्रीफ्यूगेशन ना जानता हो, है? हाँ, जो नहीं जानता होगा उसने कभी डेयरी पर दूध का, हाँ, मक्खन या फेंट निकलवाते हैं ना, कितना पानी कितना इसमें क्या है, तो सेंट्रीफ्यूग रखते हैं छोटा सा वो, हर डेयरी पर। अब यहां जाओ, समझना, जब सेंट्रीफ्यूग करोगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मिलने वाला है, तीन अलग अलग लेयर्स मिलने वाले हैं। एक सेपरेट लेयर डीएनए की भी होगी, सेपरेट लेयर, तो आ गया गर्मी। साथ में आरएनए, डाइजेस्टेड आरएनए की भी एक लेयर होगी, किसकी, साथ में डाइजेस्टेड प्रोटीन की भी एक लेयर होगी। डीएनए से मतलब है, डीएनए को क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे, किसमें सेपरेट कर लोगे, सेपरेट टेस्ट ट्यूब के अंदर। पर डीएनए आपको दिखेगा नहीं, डीएनए दिखेगा नहीं। अब क्या इसमें डालोगे जिसे डीएनए दिख जाए, चिल्ड इथेनॉल, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ही चील्ड इथेनॉल डालोगे, डीएनए का प्रेसिपिटेट, दूध में मलाई पड़ती है ना, बस वही,
दिखना चालू हो जाएगी। अब क्या कर लोगे इसका? स्पूलिंग। कलछुली होती है, कलछुली। कलछुली तो समझते हो ना? दूध में से मलाई निकालते हैं, तो बस कलछुली डालो, घुमाओ उसको, सारी मलाई को धीरे से बाहर निकाल करके ब्रेड पे लगा के खा जाओ। खाते हो ब्रेड पे मलाई लगा के? नहीं। हाँ, एक काम खत्म। अब बताओ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए में किसी को कोई डाउट? ब्रेड पर मलाई लगा के, चीनी लगा के खाओ, बड़ी अच्छी लगेगी। चलो, यहां तक समझ में आया नहीं आया? अरे बता तो दो भाई। एकदम सेट कर लोगे ना ये तो? ये आप टेबल पे भी कर सकते हो, ये बैठ करके। अब बोर लगेगा तो तुम छोटे बच्चों के लिए अच्छा है, ये नहीं जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं। अब ना तो तुम छोटे हो ना तुम बड़े हो, तुम ऐसी स्टेज में हो। क्या? हाँ, वो तो, उससे तो फायदा था ना कि बच्चों को ब्लड ग्रुप ही मालूम पड़ गया था। ये तो सिंपल है, तो कुछ है नहीं। करा दें? वैसे मैं इसको लैब में स्टैंडर्ड तरीके से करना चाह रहा था, पूरा एक डीएनए दिखाते हुए। बस परमिशन भी ले ली थी मैंने अपनी वही लैब में ही, अपनी लैब में टूट गया हाथ। बस के बाद ही मेरा था, विजिट थी, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे सारा मैं खुद करके दिखा देता एक बार। बेहतरीन, मजेदार है। वो पड़े हुए तो बहुत जगह हैं, जब एक एक चीज एकदम मतलब पूरा मजा आता है, फिर मजा आता है। तुम देखोगे लैब में जब जाओगे ना, सिलेक्शन, तुम सिलेक्शन ले लो उस साल यार, सोचो साल निकल जाओ। करें आगे? लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं उसके बाद में। हाँ, सीवी नहीं समझ में आई। सीविंग इफेक्ट बोल रही है, वो तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कराऊंगा, अभी रुक तो जा, डायग्राम बना कराऊंगा। अभी यहाँ जेल कहाँ बताया मैंने? अभी तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए बताया। अब डीएनए तो मिल गया आपको, अब डीएनए में क्या होगा आपका? जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब क्या करोगे? डीएनए के टुकड़े टुकड़े, इसको बोलते हैं आरएफएलपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, क्या बोलते हैं इसको? आगे, पॉलीमॉर्फिज्म। डिफरेंट टाइप के आपको फ्रेगमेंट मिलने वाले, बड़ा छोटा इधर उधर। किससे कट करोगे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। लास्ट है, लास्ट स्लाइड, इसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। देखता हूं कौन कितने पानी में है। पर पीवाई की सारे के सारे उड़ा लोगे एकदम। टुकड़े टुकड़े कर दिए आपने, कोई बड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, और किसी न किसी टुकड़े में क्या होगा आपका? जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगा आपका? जीन ऑफ
इंटरेस्ट। बस इन्हीं टुकड़ों को तो अलग करना है इससे। इसके लिए क्या यूज करोगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कब पढ़ेंगे हम? कल। अब क्वेश्चन पर आ रहे हैं। बस मैं 1 2 3 पूछूंगा, बताना 1 होगा 2 होगा, 1 वाले पहले हाथ उठाना, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, 4 वाले। कोई बोलेगा ना, आंसर नहीं बोलेगा, सिर्फ आपको ये बताना है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। अभी बस बस पढ़ लो पहले एक बार, फिर मैं पूछूंगा। नंबर 1 वाले हाथ उठाओ। देख कितने लोग हैं, उधर भी देख कितने हैं, तू भी उनमें से एक है, ठीक है। चलो 2 वाले हाथ उठाओ। कौन था? 3 वाले हाथ उठाओ। हाँ 3 वाले हाथ उठाओ। 3 एक भी नहीं है 3 वाला। 4 वाले हाथ उठाओ। भाई कंपटीशन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका आंसर है ही नहीं 1। अच्छा, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ फॉलोइंग। चलो हाँ 1, ठीक है। तो यार मजा आ गया, क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई इसका क्या होगा? लाइगेज करेक्ट पूछा है। ज्वाइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल। क्लियर है बिल्कुल। अब हम बात करेंगे, कोई बोलेगा नहीं, एक कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा, चुप। 1 वाले हाथ उठाओ। देख 2 वाले हाथ उठाओ। 2 2 3 4 ई को R1, टीटी बाद में आया। पर ध्यान रखना, जल्दीबाजी मत करना, इस क्वेश्चन में ये 3 और 5 भी चेंज कर सकते थे। आया था क्वेश्चन एक ऐसा, गलती हो सकती है। तो पहले 3 5 चेक कर लो, सबके सही हैं, फिर कोडोन चेक करो। हाँ थर्ड में है ना। हाँ 5 3 नहीं नहीं 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा हो सकता है 5 5 3 3, ऐसा कर सकते थे तो गड़बड़ हो जाता। अच्छा जल्दीबाजी मत करना। हाँ पढ़ लो पहले, फिर मैं एक एक करके उठवाता हूं हाथ। नंबर 1 वाले हाथ उठाओ। सिर्फ हाथ उठाने हैं। नंबर 1 वाले हाथ उठाओ। हाँ नंबर 2 वाले हाथ उठाओ। 2 2 अच्छा 1 वाले हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 बन 2 2 2 2 2 ये क्या हो रहा है? 2 2 2 2 2 ये हाथ उठाए, सर पे घड़ी है बस। 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4। तुम्हारे हाथ कहीं तो उठाओ भाई, 1 में उठाते, 2 में उठाते, कहीं भीड़ को देख के ही 4 में उठा दो। चलो बैठो। जब भी क्वेश्चन पढ़ा करो पहले अंडरलाइन किया करो, रॉन्ग है या राइट, ठीक है। रॉन्ग पूछा है। स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शनिंग व्हाइल इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, इंस्पेक्शन भी करता है और कट भी लगाता है। दे कट द स्टैंड ऑफ डीएनए एट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑलवेज। They are useful in genetic engineering. Yes. Sticky end can be joined by using DNA ligase. Yes.
पर बात किसकी कर रहा है? यहां बात किसकी हो रही है? सही है, पर उसके रिस्पेक्ट में सही नहीं है भाई। हाँ, तो फोर्थ हो जाएगा, है ना? कोई डाउट? आगे समझ में? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन छूटने से तू हजारों बच्चे पीछे चली जाएगी। तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं करनी, इसलिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं भाई। सबको देने हैं, सबको देने हैं, कोई घर नहीं जाएगा वापस, समझे? जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा घर यहां होता तो मैं भी नहीं जाता, रुक नहीं पाऊंगा ना। बीच में आऊंगा, लेकिन सभी आएंगे बीच में तो खैर। नंबर 1 हाथ उठाओ, नंबर 2 हाथ उठाओ। और बहुत बच्चे हैं भाई, नहीं कंपटीशन तो टाइट है, ठीक है। नंबर 3, अब जब 2 में सब हाथ उठ गए तो अब बताएंगे क्या। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजाइम restriction endonuclease. Identify the incorrect. The enzyme cut the DNA molecule at identity, ठीक है। The enzyme bind the DNA at a specific site and cut only one, गलत, दोनों को कट करेगा। Which of the following bond are formed by action of, सब P by Q है, ध्यान रखना। फर्स्ट कितने? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पीछे देख। सुगर फॉस्फेट बॉन्ड और फॉस्फो डाइएस्टर एस्टर बॉन्ड में अंतर क्या होता है भाई? और बोथ दे रखा है। ओ शिट, अब क्या होता है? शिट कर दिया ना कचरा। तूने कौन सा लगाया था? हाँ, फर्स्ट उठाया था ना हाथ? उठाया ही नहीं, और क्या बढ़ते क्या? चलो ठीक है, मिस्टेक तो नहीं किया, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है भाई। सुगर फॉस्फेट बॉन्ड या फॉस्फो डाइएस्टर एस्टर एक ही बात तो है। हाँ भाई, जल्दी। वन, टू, थ्री, समझ गए ना भाई? सेम एंजाइम, सेम एंजाइम। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4, आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट स्टैनले कोहेन हर्बर्ट बोयर। अब शिट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रख ले। मेरी अगर चलती ना तो गाल पे शिट होती एकदम खतरनाक तरीके से। जल्दी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहले पूछा क्या है इसने, रॉन्ग या राइट? करेक्ट पूछा है। हिंद इको R1 सेलेक्टेबल मार्कर, नो, यस, नो, रोप, नो। भाई करेक्ट पूछा है उसने। तो एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जीन है, इको R1 हिंद सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है।
ये तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं, ORI ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। रोप रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर, नो, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। अच्छा अगला, टाइम हो गया क्या? ये तो सिंपल है यार, B फॉर बॉलिवर, R फॉर रॉड्रिग्यूज। चलो अब बताओ। वन, टू, थ्री, फोर, भाई बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए पूछा है, पहला क्या रखा है, ठीक है, व्हाट वुड हैपेंस इफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस, दिस विल रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, यस, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस विल गिव ब्लू, नो, द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, यस, इंसर्शन इनएक्टिवेशन इसलिए व्हाइट कलर देगा, इसलिए किसी को डाउट? तो ब्लू वाइट क्यों करवाया था मैंने, कि ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम उड़ा दो, नहीं तो तुम उड़ जाते। सिंपल है, सिंपल है। The ability to transform normal cell into a cancerous cell, TI plasmid, retrovirus, all the plasmid, both, ये भी कैंसर कर देता है, TI प्लाज्मिड भी कर देता है, यस यस, रेट्रोवायरस भी ह्यूमन जीनोम के अंदर जाकर कैंसर प्रोड्यूस कर देता है। Gene of interest was cloned at the site SAL1 PBR322, the recombinant plasmid will exhibit susceptible to, किसके लिए susceptible होगा, दिमाग लगा लिया? अब स्टार्ट कर रहा हूं, सब क्वेश्चन समझ में आ गया? साल पूछ रहा है, ठीक है, हाँ, किस साल है तो किसके लिए ससेप्टेबल होगा, साल फर्स्ट बाम H1 और साल टेट्रासाइक्लिन एक्टिवेट हो जाएगा, यस, ठीक है, मतलब टेट्रासाइक्लिन जीन के लिए ससेप्टेबल हो जाएगा ये, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन नो, एम्पिसिलिन ओनली नो, ब्रॉड नहीं, ओनली टेट्रासाइक्लिन। नंबर 1 कितने लगा रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कईयों को समझ में नहीं आया, देखो ये समझा रहा हूं, ये क्या कह रहे हैं कि, हाँ ये डायग्राम, ये क्या कह रहे हैं, साल 1 कहां होता है, टेट्रासाइक्लिन में या एम्पिसिलिन में, ठीक है, अब ये कह रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट वाज क्लोन्ड एट द साल 1 PBR322, जो अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पर इंसर्ट कर जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाएगा, बर्बाद, इनएक्टिवेट। अब बताओ ये बैक्टीरिया किसके लिए ससेप्टेबल है, टेट्रासाइक्लिन के लिए, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में मारा जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो चुका है। आई या नहीं आई, आई नहीं आई, मतलब सर्वाइव नहीं, खत्म हो जाना, किसका, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन क्यों होगा भाई, भाई अगर इंसर्शन एक्टिवेशन इसके अंदर ये कट रहा है, सॉरी, इधर एम्पिसिलिन था, इधर टेट्रासाइक्लिन था, टेट्रासाइक्लिन में तो था साल 1,
अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका यहां पर आकर के इंसर्ट इंसर्ट कर जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाएगी। अब किसके लिए सेंसिटिव है ये? अरे ये सही है, इसके लिए सेंसिटिव हो गया ना, टेट्रासाइक्लिन माना जाएगा ना ये। Normal equalized cell carry resistant against which of the following antibiotic? None of these. जल्दी, छुट्टी, मस्ती करो। ये मैं पूरा एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा अभी लिम्फोसाइट्स का। होता है पर वो आइसोलेट किसको कर रहे हैं? डीएनए को कर रहे हैं बस। प्रमोट करते ही